कल क्लास कहाँ लास्ट हुआ था बताइए तो। चलिए देखिए, पिछला क्लास में आप ये पढ़े थे कि ये जो डेल्टा एच होता है ये किसके बराबर होता है? क्यू के बराबर होता है, लॉस और गेन ऑफ हीट के बराबर होता है। यहीं तक बातें हुई थी। आज का हमारा टॉपिक है हीट ऑफ रिएक्शन। लिखिए तो। डिफाइन करेंगे। लॉस और गेन ऑफ हीट in a chemical process or chemical reaction is called heat of reaction। आप याद कीजिए, हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग इंडिकेट करते हैं क्यू से। ध्यान दीजिएगा, चाहे हीट का लॉस हो या गेन हो, हम लोग उसको किस चीज से इंडिकेट करते हैं? क्यू से। और क्यू ही क्या है? डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ध्यान रखिएगा इसका। अब जो लिख रहे हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आज का क्लास यहां से स्टार्ट हुआ है, वो बात पीछे लिखा हुआ था। यदि हम बात करें हीट ऑफ रिएक्शन की, तो हीट ऑफ रिएक्शन को हम डेल्टा एच कह सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसे लिखते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये क्या कहलाता है? डेल्टा एच। और यही यदि कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो वही डेल्टा एच क्या कहलाता? डेल्टा ई। तो डेल्टा एच से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं और डेल्टा ई से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन हमको हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करना होता है, ओपन सिस्टम में काम करना होता है। तो हम लोग जनरली हीट ऑफ रिएक्शन को किस चीज से इंडिकेट करते हैं? डेल्टा एच से, क्योंकि ओपन सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऑफ रिएक्शन को ही हम डेल्टा एच कहते हैं। लेकिन आगे और भी है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसको क्या कहा जाएगा? डेल्टा ई। इसको नोट कर लेंगे। On the basis of loss or gain of heat, there are three types of chemical reaction। On the basis of, छूट गया, on the basis of loss or gain of heat, there are three types of chemical reaction। कौन कौन होता है? सबसे पहला लिखेंगे एक्सोथर्मिक, दूसरा इंडोथर्मिक और तीसरा आइसोथर्मिक रिएक्शन।
इसमें सबसे पहला एक्सोथर्मिक, कल इसके बारे में हम लोग बढ़िया से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन आज इसको कंप्लीटली खत्म करेंगे। जो छूटी हुई बातें हैं उसको भी समझना है। कल खाली इसका भूमिका बनाया था। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ये तो सिंपल बात है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा जो हीट को रिलीज करता है या एनर्जी को रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। तो लिखेंगे an exothermic reaction is a reaction that release energy in form of light or heat is called exothermic reaction. It can be expressed by रिएक्टेंट कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में और इस दौरान ये कुछ मात्रा में एनर्जी को रिलीज करता है। ये एनर्जी आपको हमेशा प्रोडक्ट के साइड लिखा हुआ मिलेगा। किसमें? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट के साइड लिखा हुआ है का मतलब यह कि उस दौरान उस चीज का निर्माण हो रहा है। यहां पर एनर्जी के निर्माण से का मतलब है कि किसी भी फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है इन फॉर्म ऑफ लाइट और इन फॉर्म ऑफ हीट। जैसे यदि आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट पर इसको समझना चाहते हैं तो ऐसे समझेंगे। मान लो एक कोई रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट करता है किस में? बी में, और इस दौरान ये मान लीजिए कि 20 जूल एनर्जी रिलीज करता है। ऐसी स्थिति में बताइए आप कि यदि हम इसके अपने एनर्जी को यानी एच ए को हम मान लें 60, तो एच बी कितना होगा? 40। हाँ या ना? तब तो ये 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 जूल एनर्जी निकलेगा, बिकॉज एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप फिजिक्स में भी इस बात को पढ़े होंगे, हम भी आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। लिखेंगे इसका लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। बढ़िया, आगे अब एक एक बात देखिए। जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा वो उसमें क्या होगा? सिस्टम हीट रिलीज करेगा या सराउंडिंग हीट रिलीज करेगा? सिस्टम हीट रिलीज करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ हीट बाय द सिस्टम। अच्छा, इसी को हम यदि पलट के लिखें तो क्या लिखेंगे? गेन ऑफ हीट बाय द सराउंडिंग। दो बात। तीसरी बात ध्यान देंगे इधर, डेल्टा एच जिसको आप चेंज इन इंथैल्पी कहते हैं, ये क्या होगा? इन फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी। इट मींस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इट मींस इंथैल्पी ऑफ बी माइनस इंथैल्पी ऑफ ए। तो इंथैल्पी ऑफ बी माइनस इंथैल्पी ऑफ ए, क्या पढ़ेंगे इसको? एच बी को इंथैल्पी ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे इंथैल्पी ऑफ ए। और ये आपको कितना आएगा? ये आपको आएगा 40 माइनस 60, यानी ये निगेटिव आ जाएगा आपको। तो आप ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा
कि डेल्टा एच जो होता है ना वो हमेशा निगेटिव होता है, किसके लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। और बताइए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसका इंथैल्पी ज्यादा होता है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट is greater than enthalpy of product। इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी या एनर्जी, ये सब तो एनर्जी ही है ना। इंथैल्पी, जैसे आप इंथैल्पी सुन रहे हैं तो आप इसको कुछ अदर मत लीजिए, है तो ये एनर्जी ही। अब बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की। आपको हम पहले ये बात बताए हैं कि नहीं पता नहीं, इसका तो मुझे नहीं अंदाजा है, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज बता दे रहे हैं, जिस चीज की एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ये हम शायद पहले कभी बोले हैं, लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं है कि कहां बोले, कभी तो हमको लगता है कि इसका हम चर्चा किए हैं, और यदि नहीं किए हैं तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। एनर्जी और स्टेबिलिटी में उल्टा संबंध है, एक ज्यादा तो दूसरा कम। आप इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। एक बस चल रही है और एक उसी टाइप की बस खड़ी है, एनर्जी किसकी ज्यादा है? चलते हुए बस की। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है? जो रुका हुआ है। इसके पलटने की संभावना कम है और जो चल रही है उसकी पलटने की संभावना ज्यादा है। किसी भी ऑब्जेक्ट में आप एनर्जी ज्यादा दे देंगे तो उसको हो सकता है कि नचने घूमने लगे, है कि नहीं? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस स्थिति में इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, हाँ या ना? तो लिखिए, प्रोडक्ट एनर्जी कम है उसका तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस लाइन का बिल्कुल उल्टा लिखाएगा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये सब एक साधारण सी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए था। बहुत सारी बातें आप ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं, और आप यदि घुमा फिरा के देखेंगे तो आपको लगेगा सब पॉइंट, जो ये 6 गो पॉइंट लिखे हैं, सब घुमा फिरा के लगेगा एक ही। अब इसका असली काम हम करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करते हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा बढ़िया से समझना का है कि एक ही ग्राफ में आप इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और आइसोथर्मिक सब को समझने वाले हैं। समझाएंगे वो समझ में आएगा सब, तो आप विशेष ध्यान रखिएगा इस पर। चेंज करो इसे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जो 12th में आपको पढ़ना है, लेकिन वर्बली हम आपको समझा देंगे कि वो क्या चीज है। उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे 12th में, चौथा यूनिट में। लेकिन कुछ चीजें हैं जो देखिए, अब लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट ए कन्वर्ट कर रहा है किसमें, बी में, और यदि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम इसके एनर्जी को मानते हैं
40 जूल और इसकी एनर्जी को मानते हैं 30 जूल। इसका मतलब है कि ये 10 जूल एनर्जी को रिलीज किया होगा। अब लिख लीजिए इसको, और लिखने के बाद जो हम ग्राफ अभी बनाएंगे उस पर आप कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ आप देखिए, बाद में एक तरफ से बढ़िया से उतार लीजिएगा। अभी आपको कुछ करना ही नहीं है इतना उतारने के बाद। शुरू करें काम इसका। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। हम यहां पर लेते हैं टाइम और इस तरफ लेते हैं एनर्जी। क्या है ये? ए का अपना एनर्जी कितना है एंथैल्पी? 40 जूल। तो बताइए ये इसी पर ना कहीं पर होगा, तो मान लेते हैं कि ये 40 है, ये पॉइंट, ये 40 वाला पॉइंट। यदि हम इसको 40 जूल मान रहे हैं तो क्या हम इस पॉइंट को एंथैल्पी ऑफ ए कह सकते हैं? बोले हाँ या ना। तो ये आपका कितना हो गया? 40 जूल। अब देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए पहले आपको अपनी तरफ से, आपको यानी एज ए सराउंडिंग, आपको अपनी तरफ से उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है और रिएक्टेंट कन्वर्ट करता है किसमें? प्रोडक्ट में। आप अपनी तरफ से जो एनर्जी रिएक्टेंट को दे रहे हैं उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा जाता है। चाहे वह रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, चाहे एक्सोथर्मिक हो, चाहे आइसोथर्मिक हो, सभी रिएक्शन को आप अपनी तरफ से जब तक एनर्जी देंगे नहीं, मतलब सराउंडिंग जब तक एनर्जी देगा नहीं, तब तक कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा नहीं। जैसे अब आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं। पेट्रोल यदि यहां छीट दिया जाए तो छीट देने से क्या अपने आप आग पकड़ लेगा? क्या उसमें एनर्जी नहीं है? उसमें अथाह एनर्जी है। एक बार तनी तीली मार के देखिए तो सही। तो ऐसी स्थिति में जलना क्या है? कंबसन रिएक्शन है। एक पेट्रोल जलता है, लकड़ी जलता है, कोयला जलता है, सब रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। सब में कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा और काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज करेगा। ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन क्या ये सब अपने आप आग पकड़ लेता है? नहीं, आपको अपनी तरफ से पहले एनर्जी देनी पड़ती है। तो आप जो अपनी तरफ से एनर्जी दिए ताकि वह आग पकड़ ले, यानी केमिकल रिएक्शन में भाग ले ले, तो आपके द्वारा दी गई एनर्जी क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी। पहले वो सोया हुआ था, आप उसको एक्टिवेट कर दिए। पेट्रोल है तो तीली जलाकर। अच्छा, अलग अलग चीजों की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है और ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, बहुत सारी फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब जैसे यदि आप पेट्रोल में तीली जला दिए तो आग पकड़ लेगा, लेकिन क्या कोयला में तीली जला के छोड़ देंगे आग पकड़ेगा? कभी नहीं पकड़ेगा। लकड़ी में उस तरह से, जैसे ये लकड़ी है, इसमें आप तीली जला के छोड़ देंगे, कभी भी आग पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। किसी को ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है और किसी को कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। ये रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसी वजह से अब ये 40 जूल है, अभी ये ए के रूप में है, अभी ये ए है, ये जो पॉइंट है ये ए का पॉइंट है, अभी ये ए है। अब हम चाहते हैं इसको बी में बदलें, तो बी में बदलने के लिए पहले हमको अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम इसको एनर्जी देंगे तो इसका इंथैल्पी चढ़ेगा, इंथैल्पी इसका बढ़ेगा, इंथैल्पी बढ़ेगा। बढ़ते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो ए अपने आप को ए के रूप में नहीं रख पाएगा, ट्रांजिशन फेज में जाएगा और कन्वर्ट कर जाएगा किस में? बी में।
तो ऐसी स्थिति में जिस पॉइंट तक वो अपने आप को ए में रखे हुए है, उस पॉइंट तक आपको लगातार एनर्जी देते रहना पड़ेगा, देते रहना पड़ेगा, देते रहना पड़ेगा। और अलग अलग रिएक्टेंट में अलग अलग एनर्जी देना पड़ेगा। हो सकता है किसी में इतने से काम चल जाए, किसी में इतने से काम चल जाए, किसी में और ऊपर जाना पड़े। तो ये रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। ये सब आप पढ़ेंगे डिटेल में वहां पर 12th में। तो अभी हम फिलहाल ये आपको कह रहे थे कि आप जब तक इसको एनर्जी देंगे नहीं, तब तक ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा नहीं। कोई भी रिएक्टेंट एक फिक्स अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करता है और गेन करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाता है। अब आप एक चीज बताइए, इसका अपना एनर्जी कितना है? 40। मान लीजिए कि इसको 60 जूल एनर्जी और चाहिए। क्यों? ताकि वह केमिकल रिएक्शन में भाग ले सके। इसका मतलब बताइए कि अपना है 60 है, 60 और चाहिए। इसका मतलब कुल मिला के कितना चाहिए? 100, एग्जैक्ट 100। तो ये 100 जूल जो एनर्जी है वो मान लीजिए कि यहां है। ये कितना जूल हम मान रहे हैं? 100 जूल। तो ये जो टोटल एनर्जी होती है, अपनी एनर्जी और प्लस जो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो ये कुल मिला के कहा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके बारे में भी आप उसी चैप्टर में जब आप एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे तो वहीं पर पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटी आपको यहां भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। इस सब का डेफिनेशन वगैरह वहां पर हम लोग देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हमने दो तरह की एनर्जी की बात कही। एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एडिशनल एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अभी आपका ये टॉपिक नहीं है, इसलिए अभी हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे। अभी बस हम आपको मोटा मोटी समझा दे रहे हैं। तो हम एक बात कर रहे हैं किसकी? एक्टिवेशन एनर्जी की, या इसी को हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। और इसको इंडिकेट किस चीज से किया जाता है? ई ए से, कैपिटल ई और स्मॉल ए, बिल्कुल वैसे। अब बताइए कि जैसे जैसे इसको हम एनर्जी देंगे वैसे वैसे इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एक स्थिति ऐसा आएगा जब ये टच कर जाएगा किसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी को। थ्रेशोल्ड एनर्जी ठीक है। देखिए, तो आप जैसे जैसे इसकी एनर्जी दिए वैसे वैसे एक एनर्जी बढ़ी बढ़ी बढ़ी। अभी देखो, यहां भी ये ए ही है, यहां भी ये ए ही है, यहां भी ए ही है, यहां भी ए ही है। लेकिन अब इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब कह रहा है कि हम ए में नहीं रह सकते। अब स्थिति ऐसी इतना मतलब हावी हो चुका है इस पर टेम्परेचर कि अब ये हमको बदल देगा। जैसे ही बदलेगा उसी समय आप उसको रोकिए, और उसके बाद इसकी एनर्जी फटाक से डाउन होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो एनर्जी वो आपसे लिया था, वो एनर्जी फिर आपको वो वापस करना शुरू कर देगा। तो यहां तक ये ए के रूप में है, लेकिन हर एक के इंथैल्पी में अंतर है। यहां पर इंथैल्पी ज्यादा, यहां ज्यादा, यहां ज्यादा, यहां ज्यादा, यहां मैक्सिमम, और अब इसका इंथैल्पी होगा डाउन। और जब डाउन होने लगेगा, इसका मतलब है कि ए अब अपने एग्जिस्टेंस को बचा नहीं पाया, और वो कन्वर्ट कर गया है प्रोडक्ट में। यानी हम इसको इस रूप में ले सकते हैं। अब देखिए, अब इसको डाउन करते वक्त हमको किस बात का ध्यान रखना है? सो देखो, तुम जब लगातार एनर्जी दे रहा था तो इसकी एनर्जी बढ़ती गई, इस पॉइंट पर मैक्सिमम हुआ एनर्जी, और उसके बाद इसकी एनर्जी डाउन होने लगी। डाउन होने के दौरान जैसे जैसे ये एनर्जी आपसे लिया था, यानी सराउंडिंग से जैसे जैसे ये एनर्जी लिया, वैसे वैसे ये सराउंडिंग को एनर्जी देना शुरू कर देगा। अब देते गया, और मान लीजिए कि ये यहां पर रुक गया, यहां पर नहीं, कौन सी पढ़, एक्सोथर्मिक में पढ़ रहे हैं? यहां पर आके रुक गया इस जगह पे। तो ये जो ये कौन चीज बन गया? ये बी बन गया। जो ए था वो कन्वर्ट कर चुका है किसमें? बी में। जब तक ये ऊपर जा रहा था इसकी एनर्जी बढ़ रही थी, ट्रांजिशन फेज में ए कन्वर्ट कर गया बी में, और बी सीधे अपना एनर्जी को निकाल के कहां पर स्थिर हुआ? इस पॉइंट पे।
तो रिएक्शन हो चुका है, कन्वर्ट कर चुका है किस में, बी में। ए का अपना एनर्जी कितना था 40, बी का अपना एनर्जी देखिए वो 30 है ना, आप देखिए 40 के नीचे ही ना 30 होगा, समझ रहे हैं आप। तो अब जरा सोचिए कि इस पॉइंट से देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो लाइन है ये उसका अपने एनर्जी का लाइन, आप जो एनर्जी दिए उसको कहां से कहां तक एनर्जी दिए, यहीं से ना ऊपर, यही वो मैक्सिमम एनर्जी है जो आपने इसको दिया, तो इस एनर्जी को क्या बोलेंगे, ई ए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहां से यहां तक की एनर्जी को क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो ऑलरेडी वहां लिखा होगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस लाइन को हम मिटा रहे हैं, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब आप एक बात बताओ, इधर देखना, तो इसको हम यहां पर बढ़ा दिए थोड़ा सा आगे, थोड़ा ये बताइए आप कि यदि ये लाइन यहीं पर रुक जाता और बी यहीं पर बन जाता, तो ये जो सिचुएशन अभी लिखा हुआ इसमें, और यदि ये यहीं रुक जाता, उसमें दोनों में अंतर क्या होता, वो आइसोथर्मिक हो जाता। मतलब ये कि जितना एनर्जी वो लिया, वापस आने के दौरान उतना एनर्जी आपको दे दिया, आइसोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि फिर वो 40 पर आके रुक गया। लेकिन ये 40 पर रुका नहीं, ये कहां चला गया, और नीचे चला गया। इसका मतलब है कि यहां के बाद जो एनर्जी देने लगा वो सराउंडिंग को फायदा हो गया। इसका मतलब है कि ए अपनी एनर्जी दे दिया सराउंडिंग को, किस दौरान, जब वो ए से कन्वर्ट कर रहा था किस में, बी में। तो यहां से लेकर यहां तक जितना, अब ये जितना नीचे चलता जाएगा उतना ही उसका एक्सोथर्मिक नेचर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो उतना ही हीट को रिलीज करता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मान लो कि यहां पर आके रुका, तो इस यहां पर आके यदि रुक, तो यहां पर आके रुका, तो हम इसको पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अब बताइए यहां से इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, यही वह पॉइंट है जिसको हम डेल्टा एच कहेंगे। क्यों कहेंगे डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा एच में तो यही अंतर आया है, यहां तक में कोई अंतर नहीं, नीचे आने लगा तो अंतर। और दूसरी बात, नीचे आ गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि 30 से 40 घटाएंगे तो ये 10 के बराबर होगा। और यहां पर यदि हम बात करें एग्जैक्ट वैल्यू की, तो डेल्टा एच आपको हो जाएगा कितना, -10 जूल। आई बात समझ में। तो ये हो गया किसका ग्राफ, एक्सोथर्मिक का ग्राफ। अब बताइए यदि आइसोथर्मिक बनाना होता, यानी अभी हम बनाएंगे थोड़ी देर के बाद, तो हम क्या करते, इस पॉइंट को यहीं पर छोड़ देते, वहां पर डेल्टा एच क्या हो जाता, 0। और यदि इंडोथर्मिक बनाना होता, तो यदि इंडोथर्मिक बनाना होता तो इस पॉइंट को हमको यहीं पर यहां रोकना पड़ता। अब देखिए इसमें क्या हुआ, सो यहां से लेकर इतना एनर्जी आपसे लिया, मतलब आपसे इतना एनर्जी टोटल लिया रिएक्शन करने के दौरान, लेकिन जब वापस आ रहा था तो यहां पर आके लटक गया। इसका मतलब इतना एनर्जी का चोरी कर लिया हो, इतना एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये ऊपर छूट गया, ये नीचे है, यानी इसका वैल्यू ज्यादा, इसका वैल्यू कम, ये 50 होगा, ये मान लो 40 है, 50 -40 करेंगे कितना हो जाएगा, +10, डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव। समझे। तो अब अगला जो हम ग्राफ बताएंगे उसमें हम इतना बात नहीं बोलेंगे, हम उसमें सीधे लिख के बना के निकल जाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये, उतारिए ग्राफ। यहां पर जो हम 10 जूल लिखे हैं वो इस रिएक्शन के लिए 10 जूल लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 10 जूल हो, वो डिपेंड करेगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट पर, या यूं कहें कि नेचर ऑफ रिएक्शन पर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर।
थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के डिफिनेशन में एकमात्र अंतर है, टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक एडिशनल एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. इट मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी इज सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंथैल्पी, और इंटरनल एनर्जी आप कह लीजिए यदि आप सिस्टम को बदलते हैं तो. यही ग्राफ आप एक बार फिर पढ़ेंगे वहां जब आप 12th में जाएंगे 4th यूनिट में, वहां इतना हम समझाएंगे नहीं, वहां पर इतना बात है भी नहीं, वहां पर सिर्फ थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन को समझाना है. ठीक है, हम आ रहे हैं तुरंत. क्या बढ़े आगे? तो ये समाप्त हुआ. अब दूसरा नंबर हेडिंग डालिए तो कौन चीज था, एंडोथर्मिक. लिखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो तेरी कभी कभी दिमाग इतना पगलाता है ना मेरा, फिर वही कर रहे हैं. पता नहीं आजकल इस तरह का गलती हमसे खूब हो रहा है. लिखेंगे केमिकल रिएक्शन. लिखिए तो केमिकल रिएक्शन which absorb heat from the surrounding is called एंडोथर्मिक रिएक्शन. कल एक बैनर बना रहे थे, उसमें आईआईटी मेडिकल लिख रहे थे, आईआईटी मेडिकल में मेडिकल का स्पेलिंग गलत कर दिए, MEIDI पता नहीं कैसे लिखाया, कुछ समझ नहीं आया, और अभी तक वो गलते चढ़ा हुआ है. सराउंडिंग इज कॉल्ड. तो उम्मीद यही करते हैं कि सामने वाले लोग समझदार होंगे, समझ जाएंगे, और ज्यादा समझदार होंगे तो शिकायत करेंगे. एंडोथर्मिक रिएक्शन. लिखिए इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, ए हल्ला, यदि एनर्जी रिएक्टेंट के साइड लिखा हुआ हो तो आप समझ लीजिए कि वो रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक. जैसे ए कुछ अमाउंट में एनर्जी लेता है, मान लो 20 जूल एनर्जी लेता है और कन्वर्ट कर जाता है किसमें, बी में. ए का अपना एनर्जी मान लेते हैं 40 जूल, तो ये कितना हो जाएगा, 60 जूल. अब वहां पर जो आप 6 पॉइंट लिखे थे उसका उल्टा पॉइंट लिख देंगे, उस सब का उल्टा लिखिए तो क्या नहीं हुआ था, क्या लिखा हुआ उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था बताइए,
लॉस ऑफ हीट बाय द सिस्टम, इसमें क्या होगा? गेन ऑफ हीट बाय द सिस्टम, लिखते जाइए फटाफट ये सब। दूसरा लॉस ऑफ हीट बाय द सराउंडिंग, इस सच पूछिए तो इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, समुद्र से एक बूंद पानी निकालने जैसा है। लॉस ऑफ हीट बाय द सराउंडिंग। अगला बताइए क्या था? डेल्टा एच इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये हर हाल में क्या होगा? पॉजिटिव। अगला enthalpy of the system increases enthalpy of product is more than enthalpy of reactant। और स्टेबिलिटी पर यदि हम आएंगे तो स्टेबिलिटी of product is less than stability of reactant। हो गया। अब फिर बनेगा कौन चीज? ग्राफ। ग्राफ में क्या करना है वो तो आप समझ रहे हैं, कीजिए। इसको चेंज करें, हम थोड़ा इसी ग्राफ पर आ गए, ठीक है। और इसी ग्राफ में हम क्या क्या बदलेंगे बताओ तो यहां पर सबसे पहले ये 40 जूल है, इसमें हम 20 जूल जोड़ देते हैं, ये कन्वर्ट करेगा बी में, कितना जूल हो जाएगा? 60 जूल। ये पॉइंट अपने आप में ठीक है, इसको बस थोड़ा बदलना पड़ेगा। यहां पर मान लीजिए ये बी में बदला, और बी की ये एनर्जी और ये एनर्जी, इसी को ना डेल्टा एच कहेंगे। और इस बार डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। हमारे ख्याल से इसमें और तो कोई परिवर्तन नहीं हमको दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? ई ए होगा ये, बस हो गया। क्या रे, तुम तो अपना लुक के बदल लिया है, क्या बात है? हैं? हेयर स्टाइल, चश्मा। विशेष ध्यान पढ़ाई पर भी है कि पहले वाला चल रहा है सिस्टम? क्या कुछ परिवर्तन दिख रहा है घर में, रूम पे? पढ़ाई पर भी ध्यान दिया है कि बाकी सब चीज पर? पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब चीज पर ध्यान दिया है? पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया है कि उस पर विशेष ध्यान दिया है? हैं? पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया है। जब इतना चीज पे तुम कह रहा है कि जो चीज दिख रहा है उस पे विशेष ध्यान हमारा लग रहा है, तुम कह रहा है कि नहीं पढ़ाई पे विशेष ध्यान, ऐसा तो कुछ ज्यादा पढ़ने लगा होगा।
टाइम से उठ जाता है सो के? हाँ, उठ जाता है। वो 19 का रहा है ना, या तो कहता है हाँ उठ जाता है। आते हैं एक दिन रूम पे, भोरे भोर 5 बजे पहुंचेंगे। अरे ये दोनों मेरा कजिन ब्रदर है। इस सब पर विशेष थोड़ा ध्यान इसकी मम्मी पापा बोलते हैं देने के लिए, हमको उतना फुर्सत है नहीं। क्या चेंज करें? लिखिए, तो लास्ट टॉपिक है ये, आइसोथर्मिक रिएक्शन। आइसोथर्मिक रिएक्शन को बस एक लाइन में डिफाइन करके ग्राफ बना के छोड़ेंगे, क्योंकि वो जो 6 बात लिखा हुआ था तो समझ में आ ही रहा है कि सब चीजें बराबर हो जाएगा, उसमें लॉस गेन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कौन किसका लॉस होगा, किसका गेन होगा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और किसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो इसीलिए डिफाइन करेंगे इसको। क्या ग्राफ हुआ? हेडिंग पड़ गया? लिखिए तो, केमिकल रिएक्शन इन विच, केमिकल रिएक्शन इन विच, डिफाइन करो रे। केमिकल रिएक्शन इन विच there is no loss or gain of it is called isothermic reaction. Chemical reaction in which there is no loss or gain of heat between, छोड़िए, there is no loss or gain of heat is called isothermic reaction. डेल्टा एच क्या होगा उसके लिए? 0। नीचे लिख दीजिए डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। और उसमें आप बहुत करेंगे तो आप ये कर सकते हैं, ए कन्वर्ट करेगा किस में? बी में। ये 30 जूल, तो ये भी, तो निश्चित है कि इसका डेल्टा एच कितना हो जाएगा? 0। 30 - 30 क्या जी? सबसे पहली बात ये जानिए कि प्रैक्टिकली इस टाइप का रिएक्शन काफी रेयर होता है, बहुत ही कम या ना के बराबर ऐसा रिएक्शन है जो आइसोथर्मिक होता है। तो इस ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन होगा, वास्तव में इस तरह का कोई रिएक्शन नॉन नहीं है। लेकिन फिर भी अब चूंकि पढ़ाई है और इस तरह की बातें कुछ आगे मिल जाए तो हो सकता है कुछ नया बात मिले। हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की नहीं। हाँ, तो इसके लिए ग्राफ क्या करेंगे हम? ग्राफ में क्या करना है? सेम यही ग्राफ बनेगा, बस कोशिश हमारा ये होगा कि इसी लाइन को हम आगे बढ़ा दें और ये एनर्जी यहीं पर आके खत्म हो जाए। दोबारा ये सॉरी, इसको आप चेंज कर लेंगे। बोलिए, और कहीं कुछ चेंज करना है? चेंज करना है? ठीक है, हम दोबारा 40 लिख दिए तो इसके लिए काम कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है इससे। अरे पीछे लिखे हैं 30 यही ना, तो दोबारा रिएक्शन लिखे 40 लिख दिए, क्या दिक्कत है? वही बात है, छोड़िए ना, वहां 30 लिखे तो 40 कर दीजिए, ज्यादा माथा में वो एडजस्ट होने में दिक्कत कर रहा है तो। क्या यहां तक कोई परेशानी है? कल हमारा टॉपिक होगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। कल देखते हैं इसको। कल ऑफिशियली आपका लास्ट क्लास है 11th का, और ये क्लास चलता रहेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम हम देंगे। पहले 1-2 दिन हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं 12th का, फिर जो टाइम जिस टाइम में आप तैयार होंगे, इसका जो रेस्ट बचा हुआ पार्ट है, गैसेस स्टेट है, एमओटी बचा हुआ है, ये केमिकल बॉन्डिंग का, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ पार्ट, ये सब आपको हम पढ़ाएंगे।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ सही है। अरे तुम लोग को कुछ बोला गया था, ध्यान है? ठीक है, जाइए आप निकलिए, तो आप लोग सब लोग निकलिए। जाइए जाइए जाइए, जल्दी निकलिए।